Hello students, welcome to the class. Myself Aditi Jaswal. Today we are going to study geography chapter first our environment. प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने एनवायरनमेंट के बारे में जाना था। एनवायरनमेंट के बारे में जाना था कि एनवायरनमेंट एक फ्रेंच वर्ड एनवायरनर से लिया गया है जिसका मतलब होता है टू सराउंड, चारों ओर। जिसमें हम लोगों ने एनवायरनमेंट में जाना कि एनवायरनमेंट टू पार्ट में हम इसको क्लासिफाइड कर देते हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट में आपका बायोटिक और अबायोटिक दोनों तरह के एनवायरनमेंट आते हैं, और ह्यूमन मेड में आपका जो ह्यूमन के द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं वो आती हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में ये चीज़ें पढ़ ली थी। आज का जो हम लोगों का क्लास है, आज की क्लास में हम जानेंगे इंटरेक्शन बिटवीन कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। ये जो कंपोनेंट्स हैं एनवायरनमेंट के, उनमें क्या इंटरेक्शन होता है, किस तरह से वो एक दूसरे पे परस्पर प्रभाव डालते हैं, तो इसको हम लोग जानेंगे। An ecosystem come into existence following the interaction among all living organisms that depended on each other. अगर हम बात करें इकोसिस्टम का, तो इकोसिस्टम एग्जिस्टेंस होता है। इकोसिस्टम क्या होता है? एग्जिस्टेंस होता है जब क्या होता है? इंटरेक्शन होता है एमंग ऑल लिविंग थिंग्स। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, सभी लिविंग थिंग्स में जो डिपेंडेंट होते हैं ईच अदर, एक दूसरे पे, एंड देयर इंट्रैक्शन, और उनका जो इंट्रैक्शन होता है, उनका जो फिजिकल विद देयर द फिजिकल एनवायरनमेंट इन विच दे रिसाइड, जहाँ पे वो लोग रहते हैं, जहाँ पे वो लोग रहते हैं, उनका जो फिजिकल एनवायरनमेंट होता है, जहाँ वहीं पे उनका क्या होता है? इंट्रैक्शन होता है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एक इकोसिस्टम एग्जिस्टेंस होता है। तो फिर से हम देख लेते हैं, इकोसिस्टम एग्जिस्टेंस होता है जब इंटरेक्शन होता है एमंग ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी जीव होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जब उनके बीच क्या होता है? इंटरेक्शन होता है जहाँ पे वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि इकोसिस्टम का निर्माण होता है। एग्जाम्पल के लिए हम बोल सकते हैं फॉरेस्ट। फॉरेस्ट क्या होता है? फॉरेस्ट, जंगल की बात कर ले तो जंगल में, फॉरेस्ट में ग्रासेस होते हैं, ग्रासेस को खाते हैं, ग्रासेस को खाने के लिए वहाँ पे एनिमल्स होते हैं, हर्बीवोरस। तो इस तरह से वो ग्रासेस को खाते हैं, फिर उसको कार्निवोरस खाते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये डिपेंडेंट है, ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, एक दूसरे पे प्रभाव डालते हैं। तो इस यहाँ पे एक इकोसिस्टम एग्जिस्टेंस होता है। ग्रासलैंड की बात करें, डिजर्ट की बात करें, ये सब की बात करें, तो यहाँ पे एक इकोसिस्टम का निर्माण होता है। इट इज़ अ नेचुरल यूनिट कंप्राइजिंग नॉन लिविंग थिंग। ये एक नेचुरल यूनिट है जहाँ पे नॉन लिविंग थिंग जैसे लैंड, वाटर, एयर एंड लिविंग एलिमेंट्स, और लिविंग एलिमेंट जैसे प्लांट और एनिमल्स पाए जाते हैं। जैसे इकोसिस्टम की हम बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? जैसे प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स अपना फूड खुद से बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस, मतलब सन से एनर्जी लेके प्लांट अपना फूड खुद बनाते हैं, तो प्लांट प्रोड्यूसर्स हैं। और इसके बाद हीट पास होता है, जैसे एनर्जी पास होता है, इसके बाद उसको खाएंगे हर्बीवोरस, कार्निवोरस जो कि कंज्यूमर्स होते हैं, तो वो उसको खाएंगे। वहाँ से हीट, प्लांट से हीट एनर्जी की बात करें तो वो पास हुआ कहाँ पे? किस में पास हुआ? कंज्यूमर्स में, यानी कि हर्बीवोरस और कार्निवोरस में। अब हर्बीवोरस और कार्निवोरस डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? तो इसमें बैक्टीरिया, फंगस ये आ जाते हैं। तो ये क्या करते हैं? उनको ब्रेक डाउन करेंगे। वो जो एनिमल्स का जो डेड बॉडी होता है उसको वो क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं। तो इस तरह से ब्रेक डाउन करके वो मिट्टी में, सॉइल में मिला देते हैं, जो कि प्लांट्स के लिए बहुत ही एसेंशियल होता है। तो इस तरह से वहाँ से डिकम्पोजर्स क्या किया? डिकम्पोजर्स उसको खाते हैं, डेड एनिमल्स को। अब वो क्या करते हैं? डिकम्पोजर्स उसको मिला देते हैं सॉइल में, जो प्लांट के ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि एनर्जी जो है वो क्या हो रहा है? एक दूसरे से पास कर रहा है। तो इसी को यहाँ पे एक इकोसिस्टम का निर्माण होता है, जहाँ पे दोनों एक दूसरे पे क्या होता है? डिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पे ये डिपेंडेंट होते हैं और एक दूसरे को प्रभाव डालते हैं।
द बायोस्फीयर आल्सो कॉन्टेंट डिस्टिंक्ट रीजन। बायोस्फीयर जो है, बायोस्फीयर के अंतर्गत डिस्टिंक्ट रीजन भी आ जाते हैं, मतलब एक विशिष्ट क्षेत्र भी आ जाते हैं। बोल सकते हैं कि एक इसके अंतर्गत डिस्टिंक्ट रीजन भी आते हैं, जिसको हम बायोम्स के नाम से जानते हैं। या फिर हम इसको बोलते हैं बायोम्स बोलते हैं, और एक्वाटिक लाइफ जोन्स वेयर इन ईच जोन हैज इट्स ऑन फिजिकल कंडीशन, जहाँ पे हर जोन का एक अपना फिजिकल कंडीशन होता है और उनका कुछ यूनिक ऑर्गेनिक कंपोजिशन होता है। द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स आर नॉट ओनली इंटर रिलेटेड। ये जो बायोटिक और जो एबायोटिक कंपोनेंट्स है, ये कह रहा है कि आर नॉट ओनली इंटर रिलेटेड बट आल्सो फंक्शन इन अ सिस्टमेटिक मैनर। बायोटिक और अबायोटिक जो कंपोनेंट्स हैं, ये केवल एक इंटर रिलेटेड ही नहीं होते हैं, बल्कि ये क्या करते हैं, ये फंक्शन भी करते हैं एक सिस्टमेटिक मैनर में, जहाँ फॉर्मिंग अ डिफिनाइट सिस्टम, जहाँ पे एक ठीक ठाक सिस्टम बना रहता है। दिस इज वाई द बायोस्फीयर इज रिफर्ड टू एज द ग्लोबल इकोसिस्टम। इसीलिए हम बायोस्फीयर को रिफर्ड करते हैं, बायोस्फीयर को कहते हैं कि ये ग्लोबल इकोसिस्टम है, मतलब हम बोल सकते हैं कि ये पूरे अर्थ पे पाया जाता है। एंड बायोम्स एज द रीजनल इकोसिस्टम। और बायोम्स क्या है, तो बायोम्स रीजनल इकोसिस्टम है। बायोस्फीयर आपका ग्लोबल इकोसिस्टम है, और बायोम क्या है, ये एक क्षेत्रीय किसी क्षेत्र विशेष में बनाता है। तो ये हम बोल सकते हैं कि ये एक रीजनल इकोसिस्टम है। Constant interaction between living and non-living thing impacts the dymatic character to our environment। ये जो लगातार इंट्रैक्शन हो रहा है लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के बीच, तो कांस्टेंट इंट्रैक्शन बिटवीन लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग इम्पार्ट्स, वो क्या करता है, इम्पार्ट्स मतलब प्रदान करता है एक डायनामिक कैरेक्टर, मतलब एक गतिशील स्वरूप प्रदान करता है हमारे वातावरण को। जो लगातार इंट्रैक्शन हो रहा है लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग में, ये क्या करता है, ये एक डायनामिक कैरेक्टर प्रदान कर रहा है हमारे इन्वायरमेंट को। एनी चेंज इन द अबायोटिक इन्वायरमेंट प्रोसीजर रिजल्टेंट चेंज इन द बायोटिक इन्वायरमेंट। अगर हम कोई भी चेंज करते हैं, बोल सकते हैं अगर हम कोई भी चेंज करते हैं एबायोटिक कंडीशन, एबायोटिक चीज़ों में, तो वहाँ पे ऑटोमेटिक वो किस पे प्रभाव डालेगा, बायोटिक इन्वायरमेंट पे। अगर आप क्या करते हो, एक जंगल है, जंगल को साफ करते हो, एक जंगल को काट देते हो, क्लियर कर देते हो, तो उस जंगल पे डिपेंडेंट थे। अब उस जंगल पे वहाँ के वाइल्ड लाइफ डिपेंडेंट थे, तो उनको भी प्रभाव पड़ेगा, वो भी प्रभावित होंगे उससे। तो इस तरह से अगर आप किसी भी बोल सकते हैं कि अगर वहाँ के आप बायोटिक इन्वायरमेंट को अगर आप नुकसान पहुंचाते हो, तो उसका रिजल्ट होगा कि उसके बायोटिक इन्वायरमेंट पे भी उसका प्रभाव पड़ेगा, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ नंबर एंड काइंड ऑफ स्पेसीज। और स्पेशली किस पे, तो वहाँ पे जो इस काइंड ऑफ स्पेसीज पाए जाते हैं उस पर प्रभाव आएगा। लिविंग थिंग्स इन टर्न मॉडिफाई देयर फिजिकल एनवायरनमेंट टू सिट। लिविंग थिंग क्या करते हैं, लिविंग थिंग जो होते हैं वो मॉडिफाई कर देते हैं अपना, जो उनका जो फिजिकल जो इन्वायरमेंट होता है उसको वो चेंज कर दे देते हैं। अब क्या था, पहले जो थे, पहले के जो अर्ली ह्यूमंस जो थे, वो अपने नेचर से ही सब कुछ कर लेते थे। लेकिन धीरे धीरे ह्यूमन ने क्या किया, नेचर को ही मॉडिफाई किया अपना, जो उनके अच्छे के लिए, या फिर हम बोल सकते हैं कि उनके जो भी आराम के लिए जो भी चीज़ें हुई, उन्होंने वो अपने आसपास की चीज़ों को साफ करके बनाया। तो इस तरह से लिविंग थिंग क्या करता है, मॉडिफाई कर देता है अपना, उनका जो फिजिकल एनवायरनमेंट होता है उसको मॉडिफाई करके एक तरह का एनवायरनमेंट बनाता है जो उसको सूट करता है। तो इस तरह से हमने देखा इंट्रैक्शन बिटवीन कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। तो जहाँ पे इंट्रैक्शन हो रहा है सभी लिविंग थिंग्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में, वहाँ पे एक इकोसिस्टम का निर्माण होता है। तो अब हम जानते हैं कुछ ऐसे एक्टिविटीज, जैसे कुछ एक्टिविटीज जैसे आप बोल सकते हैं क्लियरिंग फॉरेस्ट, जंगलों को साफ करना, लैंड लंबरिंग करना या लकड़ियों को काटना, माइनिंग करना। तो ये क्या है, अनसस्टेनेबल विद द पैसेज ऑफ टाइम, ये बहुत ही और छोड़ी बोल सकते हैं अनसस्टेबल हो गया है।
किस समय के साथ साथ दीज एक्टिविटीज हैव इंटेंसिफाइड द प्रोसेस ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। और इस तरह के जो कार्य हैं, जैसे अगर आप जंगलों को साफ करते हैं, माइनिंग करवाते हैं, ज़्यादा ओवर ग्रेजिंग कराते हैं, तो इस तरह से क्या होता है, ये बहुत ही तेज कर दिया है जो प्रोसेस था एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का, मतलब कि हमारा जो पर्यावरण का जो पतन हो रहा है, उस प्रोसेस में ये बहुत तेजी से काम कर रहा है ये सब कार्य। एंड इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर हैज लेड टू ग्लोबल वार्मिंग। और जो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, जो अमाउंट है कार्बन डाइऑक्साइड का वातावरण में, वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इस तरह से ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रहा है। अगर आप पेड़ों को काट देंगे तो पेड़ क्या करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं उसको सेव कर लेते हैं। तो इस तरह से अगर पेड़ ही नहीं रहेंगे तो वो तो यहाँ पे बना रहेगा। तो इस तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस इन अ सोसाइटी। अब जरूरत है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जाए सोसाइटी में, वेयर द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रेजेंट डू नॉट इन एनी वे कंप्राइज द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स। मतलब हम बोल सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम एक तरह का एक ऐसा कार्य करते हैं, एक रिसोर्सेज को इस तरह से यूज़ करते हैं ताकि वो प्रेजेंट में भी बना रहे और फ्यूचर में भी बना रहे। ग्रोथ आर सच अ सोशल सिस्टम इन्वॉल्विंग। तो अगर हम इसको कैसे चेक कर सकते हैं, अगर हम बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने की, तो ये हम कैसे कर सकते हैं। तो ग्रोथ ऑफ सच अ सोशल सिस्टम इन्वॉल्व चेकिंग पॉपुलेशन ग्रोथ। हमें क्या करना होगा, जो ग्रोथ हो रहा है, जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ जो हो रहा है, पॉपुलेशन दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो इस चीज़ को हमें चेक करना होगा। सेंसेबल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, हमें जो रिसोर्सेज है उसको सेंसेबल तरीके से यूज़ करना होगा। यूजिंग रेन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, और हमें ज़्यादातर ऐसे रिसोर्स का यूज़ करना होगा, ऐसे एनर्जी के स्रोत को यूज़ करना होगा जो हमें फिर से मिल सकते हैं। जैसे सोलर एनर्जी हमको फिर से सोलर एनर्जी हमको फिर से मिल सकती है, लेकिन अगर कोल ख़त्म हो जाता है तो वो हमें फिर से नहीं मिल पाएगा। तो हमें इस तरह का एनर्जी का यूज़ करना है जो हमें फिर से रेन्यूएबल हो, जो फिर से रेनोवेट कर सकते हैं। रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट, और हमें क्या करना होगा, वेस्टेज जो वेस्ट होते हैं उसको रिसाइकल करना होगा। तो इस तरह से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो ये सब जो कार्य है इसके द्वारा। तो आज का वीडियो यहीं पे स्टॉप होता है, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है ना। आप होमवर्क से इसका एक्सरसाइज करेंगे और इसको अपलोड कर देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में। थैंक यू।